हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, पर्पस, डायमेंशंस एंड वेज टू अचीव। अर्थात सतत पोषणीय विकास, संकल्पना, इसके उद्देश्य, इसके आयाम और सतत पोषणीय विकास को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा आज का विषय रहेगा। तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि सतत पोषणीय विकास जो है कहते किसे हैं हमें। तो सतत पोषणीय विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। और ये अवधारणा 1960 के दशक में विकसित हुई थी। उस समय लोग जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके पर्यावरण पर जो हानिकारक प्रभाव हैं उनसे अवगत हुए और सतत पोषणीय विकास जो है उसका उद्भव, प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति और उसके कारण आर्थिक क्रियाओं या उत्पादन प्रणाली पर के धीमे होने से या उनके बंद होने का भय सताने लगा लोगों को, तो तभी जो है इस अवधारणा का जन्म हुआ। ये अवधारणा उत्पादन प्रणालियों पर नियंत्रण करने वाले कुछ लोगों द्वारा प्रकृति के बहुमूल्य और सीमित संसाधनों के लालचपूर्ण दुरुपयोग का परिणाम है। सतत पोषणीय विकास कोयला, तेल और जल जैसे संसाधनों के दोहन के लिए उत्पादन तकनीकों, औद्योगिक प्रक्रियाओं और विकास की न्यायोचित नीतियों के संदर्भ में दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत करता है कि किस तरह से इस विकास के जरिए हम लंबे समय तक प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए इन संसाधनों का भली भांति उपयोग कर सकते हैं। तो इस बात पर जो है जोर देता है सतत पोषणीय विकास। तो अब जान लेते हैं कि सतत पोषणीय विकास जो है उसका अर्थ क्या है, क्या मायने हैं सतत पोषणीय विकास। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि दो शब्दों के मेल से बना है, सस्टेन जमा डेवलपमेंट। सस्टेन का मतलब है सपोर्ट, पोषित करना, और डेवलपमेंट का मतलब आपको पता ही है, डेवलपमेंट का मतलब है विकास या जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो इसलिए जो सतत पोषणीय विकास की संकल्पना जो है उसको हम कह सकते हैं कि ऐसी डेवलपमेंट जो कि प्राकृतिक संसाधनों को संभालते हुए जो है हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाए, तो उसको हम सतत पोषणीय विकास की संज्ञा दे सकते हैं। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, जिसको कि ब्रंटलैंड आयोग 1987 में उसके द्वारा विकसित की गई थी, जिसमें सतत विकास, सतत का मतलब होता है लगातार, सतत विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बगैर पूरा किया जाता है। हमारा भी काम चलता रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है उपलब्ध रहे संसाधन, यही मेन फंडा है इस सतत पोषणीय विकास का। सतत पोषणीय विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास को सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है। अब सवाल उठता है कि सतत पोषणीय विकास की हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई। वर्तमान समय में मनुष्य ने जो है अत्यधिक तकनीकी प्रगति की है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए विविध साधनों के उपभोग में जो है उसकी वृद्धि हुई है, परंतु जहाँ एक तरफ जीवन की गुणवत्ता जो है उसमें सुधार करने के लिए विभिन्न तरह की वस्तुएं जो है प्रचुर मात्रा में उसका उपभोग शुरू किया है मनुष्य ने, वहीं दूसरी तरफ जो है जनसंख्या के भरण पोषण के लिए खाद्य उत्पादन, खाद्यान्नों का उत्पादन, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, शुद्ध वायु के अभाव की समस्याएं जो हैं वो भी उत्पन्न हुई हैं। और वैश्विक स्तर पर भी औसत तापमान में वृद्धि के कारण द्वीपीय और समुद्र तटीय क्षेत्रों के जलमग्न होने का खतरा जो है वो भी मंडरा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ गया है, विभिन्न तरह की बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। तो
इन सभी ने जो है मनुष्य का ध्यान आकर्षित किया है सतत पोषणीय विकास की तरफ। तो ऐसी दशा में बढ़ती हुई जनसंख्या की जीवन की गुणवत्ता जो है उसको बनाए रखने के लिए, उसकी बेसिक नीड जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा और मकान की, उनको पूरा करने के लिए आधारभूत ढांचा है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आत्मसम्मान सभी को उपलब्ध कराना जो है बहुत आवश्यक है। परंतु विकास और प्रगति के नाम पर संसाधनों का जो अंधाधुंध दोहन करके हम पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। इससे क्या हुआ, इससे भूमंडलीय तापन जो है उसमें बढ़ोतरी हो गई, ओजोन परत जो है उसका नाश होने लग गया, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याएं जो है उत्पन्न हो गई। जबकि पहले हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, जबकि विकास करते समय पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन जो है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इसलिए जो है हमें सतत पोषणीय विकास की जरूरत महसूस हुई। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर है और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें कि ऊर्जा और संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब वो चीज़ें स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि ये जो हैं सारी की सारी आपके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। तो अब जो है जिस रूप में आर्थिक विकास हो रहा है उससे केवल उपभोगवाद को बढ़ावा मिल रहा था, परंतु बहुत अधिक संख्या में वस्तुएं जो है निर्मित की जाती हैं, साथ ही साथ अधिकाधिक पैकेजिंग सामग्री जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो उन सब से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम बहुत अधिक मात्रा में फोम या प्लास्टिक कचरा ये उत्पन्न करेंगे, और अगर उसके प्रयोग से हम बचेंगे तो इनकी मात्रा में काफ़ी हम कमी ले आएंगे, और साथ ही उनसे जो निपटने की समस्या है, ये जो वेस्ट है जो हम फोम या प्लास्टिक का कचरा ये चीज़ें जो हैं हम पैदा कर रहे हैं, तो उनसे कम होंगी तो निपटने की समस्या जो है उसमें भी कमी आएगी। पर्यावरण के महत्व को ध्यान में रखने का अर्थ ये नहीं है कि हम जो खनिज पदार्थ हैं या वन्य उत्पाद हैं उनका प्रयोग पूर्ण रूप से बंद कर दें, परंतु इसका मतलब ये है कि हम जो है उनका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें, ताकि हमारा भी काम चलता रहे और हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी ये संरक्षित रहें। तो धारणीय उपयोग करना चाहिए हमें संसाधनों का। जैसे धातु है, धातु को बार बार खदानों से निष्कासित करने की बजाय जो हमारी उपलब्ध धातुएं हैं उनको रिसाइकल करके दोबारा प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इसी तरह से किसी स्थान पर पेड़ों की कटाई की जाती है तो आसपास के इलाकों में जो है कम से कम उतनी संख्या में तो पेड़ दोबारा से लगा देने चाहिए, उससे अगर अधिक लगा दें तो क्या बात है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये ध्यान में रख के हम बहुत हद तक जो है अपने पर्यावरण को दूषित होने से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अब है सतत पोषणीय विकास के उद्देश्य क्या हैं, पर्पसेस क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो मुख्य रूप से सतत पोषणीय विकास या इसको समपोषणीय विकास भी कहा जाता है, तो 3 तथ्यों पर आधारित है। पहला है कि विकास जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, छोटे समय के लिए नहीं होना चाहिए, अपितु दीर्घ उद्देश्यों या दीर्घ अवधि वाला विकास जो है होना चाहिए। ऐसा टिकाऊ विकास होना चाहिए जो लंबे समय तक चले। दूसरा है पर्यावरण और विकास एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए और उनमें कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी विकास के सही मायने होंगे। तीसरा है विकास को समानता के नियम का पालन करना चाहिए, या एक पीढ़ी में समानता, हर तरह की समानता, अवसर की समानता, लोगों का सशक्तिकरण करके उन्हें विकास में सहभागी बनाने की समानता, गरीबी या आर्थिक वृद्धि के असमान वितरण पर रोक लाने की समानता, और अगली पीढ़ी में भी समानता, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में समानता जो है वो लाने का उद्देश्य होना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब हम संसाधनों के अत्यधिक दोहन से बचेंगे, प्रदूषण पर रोक लगा के संसाधनों का हम विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो हम सतत पोषणीय विकास के सही मायनों में उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे।
सतत पोषणीय विकास की अवधारणा जो है उसका जन्म या उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं 1962 में हुई थी, जब वैज्ञानिक रॉकल कार्सन ने जो है एक किताब लिखी थी, द साइलेंट स्प्रिंग नाम की पुस्तक लिखी थी। तो इस पुस्तक में कार्सन महोदय ने कीटनाशक जो दवा है डीडीटी, उसके प्रयोग से वन्य जीवन पर होने वाले नुकसान की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित किया था। और यह पुस्तक जो है पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में एक मील का पत्थर साबित हुई। पुस्तक का नाम आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है द साइलेंट स्प्रिंग, 1962 में लिखी गई थी रॉकल कार्सन के द्वारा। अब देखते हैं कि सतत पोषणीय विकास में पर्यावरण जो है, क्या डायमेंशंस हैं पर्यावरण की। तो पर्यावरण के डायमेंशंस या पर्यावरणीय आयाम देख लेते हैं। इसमें क्या क्या शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत हम पर्यावरण का संरक्षण, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, जैव विविधता संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम, ये चीज़ें जो है हम शामिल करते हैं पर्यावरणीय आयाम के अंतर्गत। सतत विकास हमें पहचान कराता है कि साधन सीमित हैं, तो इसलिए हमें संसाधनों का जो है विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करके उनकी क्षमता बढ़ानी चाहिए। हमें वैकल्पिक संसाधनों की खोज करनी चाहिए। इसके अलावा जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनको फेंकने की बजाय उनका पुनरुपयोग या पुनर्चक्रण, पौधारोपण के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक पूंजी पर ध्यान केंद्रित करना मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा पर्यावरण जो है, हम कहते किसको हैं, पर्यावरण का मतलब है वो वास्तविक जगत जिसमें कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जानवर। परि का मतलब होता है चारों ओर आवरण। तो हमारे चारों ओर जो ये आवरण है जल ये आवरण विभिन्न रूपों में है, जल के रूप में, भूमि के रूप में, वायु, पेड़ पौधे, प्राकृतिक वनस्पति, जानवर। तो यही आवरण जो है हमारे अस्तित्व का, हमारे विकास का आधार है। और हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार जो है 5 तत्व पाए जाते हैं हमारी धरा पर: वायु, भूमि, जल, वनस्पति और जीव जंतु। ये 5 तत्व जो हैं परस्पर संबंधित भी हैं और एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। इन 5 तत्वों में से किसी एक में भी कोई गड़बड़ आ जाती है तो दूसरे में असंतुलन पैदा हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए जो हमारा परम उद्देश्य है कि हम इन 5 तत्वों के बीच में संतुलन बनाए रखें ताकि हमारी धरा जो है वो धन धान्य से भरपूर रहे। तो अब देखते हैं कि जो हमारी संपोषणता है या संपोषणीयता है, उसके पिलर कौन कौन से हैं, उसके स्तंभ कौन कौन से हैं। तो 3 मुख्य स्तंभ हैं। सबसे पहला स्तंभ तो क्या है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण। दूसरा सोसाइटी, समाज या सामाजिक कंसर्न। और तीसरा अर्थव्यवस्था या आर्थिक, इकोनॉमिकल। तो ये 3 जो हैं स्तंभ जो हैं, इन 3 स्तंभों की वजह से सस्टेनेबिलिटी चलती है, डेवलपमेंट चलती है। संपोषणीय विकास जो है इन तीनों स्तंभों पर, इन 3 खंभों पर जो है वो टिका हुआ है। तीनों खंभों को जो है, इन तीनों स्तंभों को जो है हमने मजबूती प्रदान करनी है ताकि हमारा संपोषणीय विकास जो है वो सुदृढ़ और दीर्घकालीन रहे। तो इसमें पहला है पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर क्या क्या शामिल करेंगे। पर्यावरण में हम शामिल करेंगे जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है या जो हमारा जैव मंडल है उसकी सुरक्षा। इसके अलावा जल, स्थल और वायु, जल, स्थल और वायु जो है इसकी गुणवत्ता में इजाफा करना। इसके अलावा जो हम वेस्ट क्रिएट करते हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे हैं, उनका बेहतर तरीके से प्रबंधन करना। और सभी प्रजातियां, चाहे वो वन्य प्रजातियां हैं या जनजीवन से संबंधित प्रजातियां हैं या समुद्री जीवों की प्रजातियां हैं, तो इन
प्रजातियों का हमको संरक्षण करना चाहिए, इनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उन संसाधनों को जो है भी हमें विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और जो सभी तरह के संसाधन हैं और पर्टिकुलरली जैव संसाधन हैं उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए अपने कार्य तरीकों के जरिए। सोसाइटी जो है, सोसाइटी क्या रोल, दूसरा स्तंभ है, दूसरा मजबूत स्तंभ है जिस पे कि ये संपोषणीय विकास जो है वो टिका हुआ है। और सोसाइटी क्या कर सकती है? सोसाइटी कर सकती है कि अपने दायित्व का वहन करने के लिए जो है हर व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का जो है पार्टिसिपेशन जरूरी है इस संपोषणीय विकास के यज्ञ में। दूसरा, पावर्टी जो है, गरीबी जो है, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जाना चाहिए। भोजन की संबंधी सुरक्षा होनी चाहिए, भोजन सबको उपलब्ध होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए रिसोर्सेज का, संसाधनों का, सबके पास जो है समान अवसर होने चाहिए। इसके अलावा जो क्या है, ये विवेकपूर्ण इस्तेमाल होना चाहिए। जो दोहन करते हैं हम संसाधनों का, उसके अति दोहन से बचाव रहना चाहिए। तो ये दूसरा स्तंभ है, सोसाइटी इस तरीके से रोल अदा कर सकती है, एक महत्वपूर्ण। तीसरा मुख्य स्तंभ है इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्तंभ। तो इसमें क्या है कि सभी को जो है विकास के समान अवसर होने चाहिए। जीडीपी जो है और लाभ जो हैं उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या जो है उसको समाप्त करने का पे जोर होना चाहिए, सबके पास जो है रोजगार होना चाहिए। और जो मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैं, ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं उनको सिरे से नकार देना चाहिए। और हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता जो है वो बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये 3 स्तंभ जो हैं, इन 3 स्तंभों को अगर हम दुरुस्त रखेंगे तो संपोषणीय विकास जो है हमारा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। अदरवाइज़ इन तीनों में से किसी एक पिलर के वीक पड़ जाने से जो है, जो ये विकास की इमारत है वो लड़खड़ा जाएगी। तो जो पर्यावरणीय स्तंभ के रूप में देख रहे थे हम, एक पर्यावरण को एक स्तंभ के रूप में, तो वनों की कटाई जो हम कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके कई दुष्परिणाम जो है आ रहे हैं। उसकी वजह से जो है भूमि और जल स्रोत जो हैं उनमें कमी आ रही है, नुकसान हो रहा है। इसके अलावा पेड़ पौधों पर और जीव जंतुओं पर भी वनों की कटाई का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। वन्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों और जो वन्य जीवन जो है प्रतिकूल असर उन पर पड़ रहा है। इसके अलावा जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, और इस तरह से हमारे देश का जो प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो बिगड़ रहा है, उसमें दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। तो क्यों कर रहे हैं हम वनों की कटाई? तो पहले कॉजेज़ देख लेते हैं डिफॉरेस्टेशन के। पहला तो भाई जो हम वन काट रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग कर रहे हैं, काट के उस लकड़ी का अर्बन या कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, या जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको निवास प्रदान करने के लिए हम जो है वन साफ कर रहे हैं, पहला। दूसरा कारण ये भी है कि हमें जो है कृषि योग्य भूमि चाहिए, तो कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे हमारी सिकुड़ती जा रही है, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको विस्तार देने के लिए वनों को साफ करके जो है वहाँ पर खेती की जा रही है। और इसके अलावा जो वनों को हम नुकसान कर रहे हैं फॉरेस्ट फायर की वजह से, वनों में आग लगा के बहुत आसान तरीका है धरा को साफ करने का, और इससे जो है बहुतायत मात्रा में जो है बंजर भी हो जाती है ज़मीन और नुकसान भी होता है। तो ये कारण है डिफॉरेस्टेशन के, और इस डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है जाने अनजाने में जो है
हम बेतहाशा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या इसके दुष्परिणाम होंगे। पहला दुष्परिणाम के रूप में हमको देखने को मिलता है मृदा अपरदन, क्योंकि वन जो हैं, वनों में होने वाले वृक्ष जो हैं मजबूती से बांधे रखते हैं मिट्टी के कणों को, और जब वही ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी धरा का अस्तित्व जो है, उसकी उपजाऊ परत जो है वो अपरदित हो जाती है। कई बार वर्षा के कारण या अति वायु, तीव्र गति से चलती हुई वायु के कारण, तो इस कारण से जो है। दूसरी बात, जब वन साफ हो जाएंगे तो बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं से हमें ग्रस्त रहना पड़ेगा, और जो वाटर साइकिल है, जल चक्र जो है, उसको भी मेंटेन करने में एक अहम भूमिका रहती है वनों की, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा पूर्ण रूप से। और बदले में होगा क्या, बदले में जो हमारी आपको पता ही है मानसून आधारित वर्षा है, तो वर्षा जो है कभी ज़्यादा होगी ज़रूरत से और कभी नहीं होगी, तो अनियमित हो जाएगा वर्षा का चक्र भी, और हमें जो है पर्यावरण की मार को झेलना पड़ेगा, विभिन्न पर्यावरणीय आपदाओं का सामना करना पड़ेगा इस सूरत में। कुछ एक और कारण भी जोड़ने का प्रयास किया है भारत में पर्यावरण तो अब जिक्र कर लेते हैं कि भारत में पर्यावरणीय अवक्रमण के क्या कारण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण, इसके अलावा तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ नगरीकरण, जो रिसाइकलेबल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होना, वन संसाधनों का जल का जो है अत्यधिक दोहन, इसके अलावा उद्योगों से या वाहनों से निकलने वाला धुआं, कृषि पर आधारित औद्योगिकरण, वनों की कटाई में बढ़ोतरी, इसके अलावा नदियों का, नालों का और जल के अन्य स्रोतों के अंदर जो है औद्योगिक कचरे को डालना, कृषि क्षेत्र में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करना, हमारी विलासतापूर्ण उपभोग शैली, इसके अलावा घरेलू, शहरी और औद्योगिक कूड़े कचरे को बढ़ावा देना, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाना, तो ये सभी जो है मुख्य कारण हैं भारत में पर्यावरण अवक्रमण के, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के मुख्य कारण हैं, और इनकी वजह से हमारे देश में जो है ये डिग्रेडेशन बढ़ रहा है पर्यावरण का। तो वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है काफ़ी प्रयास किए गए हैं सतत पोषणीय विकास या समपोषणीय विकास जो है उसके लिए। 1972 में स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया। इसके अलावा 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील के अंदर जो है अर्थ समिट हुई थी। 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल, दक्षिणी अफ्रीका में 2002 में जो है जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ। इसके अलावा 2005 में कनाडा में मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ। बाली सम्मेलन हुआ था 2007 में इंडोनेशिया में। कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ 2009 में डेनमार्क में, और कानकुन सम्मेलन मेक्सिको में आयोजित किया गया था 2010 में। 2011 में जो है डरबन दक्षिण अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किया गया था, और रियो डी जेनेरो में 2012 में अभी रियो डी जेनेरो 20 सम्मेलन जो है वो हुआ था। ये सारी के सारी जो क्लाइमेट टास्क हुई हैं, इनमें मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य फोकस यही था कि किस तरह से जो है विकास और पर्यावरण जो है उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ा जाए। भारत में पर्यावरण संरक्षण के क्या उपाय कर रहे हैं हम। पर्यावरण की रक्षा करना जो है हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, और पिछले वर्षों में पर्यावरण विषय के प्रति जागरूकता जो है बढ़ी है। इसी जागरूकता के तहत जून 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसके अलावा इस पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 नाम से जो है विश्व कार्य योजना स्वीकार की गई थी, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को विकास की आकांक्षाओं के साथ एकीकृत किया गया था। इसके अलावा 1997 जून में
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसी बात को फिर से दोहराया था। हमारे भारत में भी पिछले कुछ सालों में पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बहुत सी नीतियाँ और कार्यक्रम बनाए गए हैं, और ये नीतियाँ और कार्यक्रम जो है भारत सरकार की नीति एजेंडा 21 सिद्धांतों पर ही आधारित है। तो इसके तहत जो है देश में पर्यावरण संबंधी अनेक कार्यक्रमों की योजना, प्रोत्साहन, समन्वयन, क्रियान्वयन के लिए अलग अलग पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन किया गया है। इसके अलावा पर्यावरण की समस्या से व्यापक रूप से निपटने के लिए भारत सरकार ने जैव विविधता पर एक राष्ट्रीय नीति, कार्य योजना, इसके अलावा राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय संरक्षण नीति, पर्यावरण और विकास पर नीतिगत संबंधी अनेक कार्यक्रम जो हैं वो अपनाए हैं, ताकि हमारे देश में जो है पर्यावरण की गुणवत्ता को हम बनाए रखने में सक्षम रहें। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि विकास की अवधारणा में हम वातावरण, मानव और प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग की ज़रूरत पर बल देते हैं। इस अवधारणा के अंतर्गत एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम विकसित करने की ज़रूरत है जिसमें तेज गति से उपयोग किए जाने वाले पदार्थों का रिप्रोडक्शन हो सके, पुनरुत्पादन हो सके। और जो पर्यावरणीयविद हैं उन्होंने विकास की सीमाओं के बारे में जो है चिंता व्यक्त करते हुए कहा है, एक वैकल्पिक नियमित अर्थव्यवस्था निर्माण करने पर बल दिया है। उन्होंने उसकी वकालत की है कि हर कार्यकलाप में पर्यावरण की चिंताओं को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए संपोषणीय विकास के लिए, संपोषण के लिए और विकास के लिए? संपोषण के लिए करना चाहिए हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैव विविधता है, पर्यावरण है, पारिस्थितिक तंत्र है, इसको बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए लोगों की भागीदारी के साथ। और डेवलप क्या करना है? डेवलप करना है हमें जीवन की गुणवत्ता जो है उसको डेवलप करना है, उसका विकास करना है। हमें न्याय का, सामाजिक समानता का विकास करना है, समान अवसरों का विकास करना है, हमें विकास करना है, संपोषणीयता की संस्कृति का विकास करना है। तो इन चीज़ों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए ताकि हम अपने इस संपोषणीय विकास की विचारधारा जो है इसको सही अर्थों में प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।